हेलो डियर, आज हम केमिकल काइनेटिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम डिस्कस करेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को। तो हमको पता है कि जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है वो जनरली 3 टाइप की होती है। पहला टाइप है फास्ट स्पीड केमिकल रिएक्शन, दूसरा टाइप है स्लो स्पीड केमिकल रिएक्शन, तीसरा टाइप है एवरेज स्पीड केमिकल रिएक्शन। तो कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो कि बड़े फास्ट स्पीड से चलती हैं, उनको हम फास्ट स्पीड केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जो हमारी आयनिक रिएक्शन होती हैं वो फास्ट स्पीड से चलती हैं। इस कारण इनके रेट को डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि इनके कंप्लीशन में जो टाइम लगता है वो बहुत 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 कम लगता है। फिर कुछ रिएक्शन ऐसी भी होती हैं जो कि स्लो स्पीड से चलती हैं। इनके रेट को भी डिटरमाइन करना बड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि इनके कंप्लीशन में बहुत 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 ज़्यादा टाइम लगता है। फॉर एग्जांपल, रस्टिंग ऑफ आयरन, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। और कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो कि एवरेज स्पीड से चलती हैं। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर। तो जो रिएक्शन एवरेज स्पीड से चलती है उन रिएक्शन का रेट जो है वो हम आसानी से डिटरमाइन कर लेते हैं। अब तीनों ही रिएक्शन में एक बात जो कॉमन है वो है स्पीड। तो स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यार, केमिकल रिएक्शन में डिस्टेंस तो ट्रेवल किया नहीं जाएगा, तो फिर यहाँ पे डिस्टेंस का मतलब क्या है? तो डिस्टेंस का मतलब केमिकल रिएक्शन के लिए कॉन्सेंट्रेशन से है और स्पीड का मतलब रेट से है। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इक्वल होगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। तो बस जो हमारा रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन है उसकी डेफिनेशन हो जाएगी द स्पीड एट विच अ केमिकल रिएक्शन प्रोसीड्स। इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ ईदर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट चेंज इन अ यूनिट टाइम। तो केमिकल रिएक्शन में जो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं उनके कॉन्सेंट्रेशन जनरली डिक्रीज होते हैं और प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होते हैं। तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इक्वल हो जाएगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। तो अगर हम रिएक्टेंट की बात करें तो रिएक्टेंट के लिए हमने एक ग्राफ प्लॉट किया है, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कंटिन्यूस डिक्रीज हो रहा है। पहले कॉन्सेंट्रेशन जो है वो R1 था, फिर R2 हो गया। तो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कंटिन्यूस डिक्रीज हो रहा है टाइम बढ़ने के साथ साथ। अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड टाइम के बीच, तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसमें रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो टाइम के साथ डिक्रीज होता है, जबकि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो टाइम के साथ इंक्रीज होता है। तो हमारा रेट जो है वो लिखा जाएगा, जो एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो लिखा जाएगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का R2 था और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन R1 था। फाइनल टाइम T2 था और इनिशियल टाइम T1 था। तो अगर हम प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में एवरेज रेट को डिटरमाइन करते हैं तो ये इक्वल हो जाएगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन या चेंज इन टाइम। तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होता है, तो फाइनल माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लिखना है। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट का P2 था, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन P1 है, फाइनल टाइम T2 था, इनिशियल टाइम T1 है। तो ऐसे हम एवरेज रिएक्शन का रेट जो है विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट एंड विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हम इसकी यूनिट बताएंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो हमारी यूनिट जो है वो रेट की हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। मोल पर लीटर को हम मोलैरिटी बोलते हैं, तो यूनिट हो जाएगी मोलैरिटी सेकेंड इनवर्स। अगर मान लीजिए आपके रिएक्टेंट जो है वो गैसियस स्टेट में है तो प्रेशर के बेस पे हमें यूनिट बतानी है। तो चेंज इन प्रेशर अपॉन टाइम टेकन। तो प्रेशर को हम ATM में मेजर करते हैं और टाइम को सेकेंड में। तो एटमॉस्फेयर पर सेकेंड जो है वो यूनिट हो जाएगी हमारी। इसके बाद हम केमिकल रिएक्शन का इंस्टेंटेनियस रेट जो है वो डिटरमाइन करेंगे। तो इंस्टेंटेनियस रेट जो है वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम के लिए डिटरमाइन किया जाता है। पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम ये बहुत 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 थोड़ा सा टाइम होता है। उस थोड़े से टाइम पे हमें रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज को देखना होता है एंड प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज को देखना होता है।
तो हम लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इक्वल होता है इंस्टेंटेनियस चेंज इन रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन। और अगर हमें इंस्टेंटेनियस रेट जो है वो प्रोडक्ट के बेसिस पे लिखना है, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में लिखना है, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा इंस्टेंटेनियस चेंज इन प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन इंस्टेंटेनियस टाइम टेकन। तो एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट में एक ही डिफरेंस होता है। तो बहुत कम टाइम पे अगर हमें केमिकल रिएक्शन का रेट मेजर करना है तो वो हमारा इंस्टेंटेनियस रेट कहलाता है। और अगर ठीक ठाक टाइम हो, एवरेज टाइम पे अगर हम केमिकल रिएक्शन का रेट मेजर करते हैं तो वो हमारा एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है। एवरेज रेट में हम डेल यूज करते हैं और इंस्टेंटेनियस रेट में डेल की जगह जो है वो हम डी यूज करते हैं। ये डिफरेंस है दोनों में, बाकी सब कुछ सेम है। फिर हमारा इंस्टेंटेनियस रिएक्टेंट एंड टाइम के बीच में हमने ग्राफ प्लॉट किया तो हमारा ग्राफ जो है वो ऐसा आ रहा है। तो यहां पे हम चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम के बीच स्लोप जो है वो खींचेंगे तो ये स्लोप जो है वो हमारा कैसा आएगा, वो नेगेटिव आएगा। अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और टाइम के बीच ग्राफ खींचें तो यहां पे जो स्लोप होगा वो कैसा होगा, वो हमारा पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है जबकि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है और यहाँ पे स्लोप जो है वो पॉजिटिव है। इसके बाद अगर आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन है तो उस रिएक्शन का रेट जो है वो कैसे लिखा जाएगा। तो हमारे पास ये एक केमिकल रिएक्शन है, इस केमिकल रिएक्शन का हमें एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट लिखना है। तो एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट जो है वो कैसे लिखा जाएगा, तो याद रखना रेट जो है वो हमेशा 1 मोल के लिए लिखा जाता है। तो यहाँ पे दोनों रिएक्टेंट जो है वो 1 मोल में है और प्रोडक्ट भी जो है वो 1 मोल में है। तो यहाँ पे तो रेट लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो हमारे रिएक्टेंट होते हैं उनके कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होते हैं जबकि प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के रिस्पेक्ट में हम रेट लिखते हैं तो एवरेज रेट इक्वल हो जाएगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड अपॉन टाइम टेकन। तो डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड अपॉन टाइम टेकन। नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। फिर अगर NO2 के रिस्पेक्ट में रेट लिखना है तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन टाइम टेकन। नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो रिएक्शन के दौरान डिक्रीज होता है। CO2 के रिस्पेक्ट में रेट लिखना है तो एवरेज रेट इक्वल हो जाएगा प्लस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन टाइम टेकन। पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है कि केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होता है। NO के रिस्पेक्ट में रेट लिखना है तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO अपॉन टाइम टेकन। पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है कि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होता है रिएक्शन में। इंस्टेंटेनियस रेट लिखना है तो लिख सकते हैं, बस डेल की जगह हमें डी यूज करना है। यहां पे डेल था तो डी, ये डेल था तो डी, बाकी ज्यों का त्यों। डेल की जगह डी यूज करना है, डेल की जगह हमें डी यूज करना है, डेल की जगह डी यूज करना है, बाकी ज्यों का त्यों, सब कुछ एक जैसा है। इसके बाद हमारे पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन का हमें रेट बताना है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट A के मोल N1 है, रिएक्टेंट B का मोल N2 है, रिएक्टेंट C का मोल M1, रिएक्टेंट D का मोल M2 है। और रेट जो है वो 1 मोल रिएक्टेंट या 1 मोल प्रोडक्ट के लिए लिखा जाता है। तो देखो जरा, ए के रिस्पेक्ट में हमें रेट बताना है तो एवरेज रेट इक्वल हो जाएगा, नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टाइम टेकन। 1/n क्यों आया, क्योंकि रेट जो है वो हम 1 मोल के लिए बताते हैं। तो देखो जरा, ये ऐसा आएगा, हमको पता है कि n1 मोल के लिए रेट जो है वो है माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम। तो 1 मोल के लिए कितना होगा, क्योंकि रेट तो हमेशा 1 मोल के लिए लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा 1/n1 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टाइम टेकन। नेगेटिव साइन आएगा ही आएगा, ठीक। तो ऐसे रेट जो है वो लिखा जाता है। फिर हमें रिएक्टेंट बी के रिस्पेक्ट में रेट लिखना है तो नेगेटिव साइन आएगा 1/n2 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन टाइम टेकन। प्रोडक्ट सी के रिस्पेक्ट में लिखना है तो पॉजिटिव साइन आएगा क्योंकि प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होते हैं।
तो 1/m1 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी अपॉन टाइम टेकन, 1/m2 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी अपॉन टाइम टेकन। इंस्टेंटेनियस रेट लिखना है तो डेल की जगह डी आएगा, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये इंस्टेंटेनियस रेट जो है वो हमारा हो जाएगा। फिर हमारे पास एक रिएक्शन और है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम हीट करते हैं तो वाटर बनता है और ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो इंस्टेंटेनियस रेट जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के रिस्पेक्ट में बतानी है, क्योंकि 2 मोल हाइड्रोजन पेरोक्साइड है और रेट तो हम 1 मोल के लिए बताते हैं। तो एवरेज रेट इक्वल हो जाएगा, माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल के लिए रेट बताना है, ठीक है। तो 1/2 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड अपॉन टाइम टेकन इक्वल टू, अगर हमें प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में रेट बताना है तो ऑक्सीजन हमारा प्रोडक्ट है, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन अपॉन टाइम टेकन, ये 1 मोल था तो यहाँ कुछ नहीं आया, ठीक। वाटर के रिस्पेक्ट में हम रेट नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो चेंज नहीं होता, या बहुत 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 कम चेंज होता है। इस कारण वाटर के रिस्पेक्ट में हम रिएक्शन रेट को डिटरमाइन नहीं कर सकते, ये बात याद रखना। तो रिएक्शन रेट जो है वो उस स्पीसीज के रिस्पेक्ट में हम मेजर कर सकते हैं जिस स्पीसीज का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो चेंज हो रहा हो, या तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा हो या फिर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा हो। फिर हमारे पास एक क्वेश्चन है, 5Br नेगेटिव प्लस BrO3 नेगेटिव एक्वस प्लस 8H पॉजिटिव गिव्स 3Br2 एक्वस प्लस 3H2O गैस, राइट द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो इंस्टेंटेनियस रेट जो है वो बताना है, तो इंस्टेंटेनियस रेट इक्वल हो जाएगा, Br नेगेटिव के रिस्पेक्ट में रेट बताना है, तो यहाँ पे ये 5 मोल है और रेट जो है वो हम 1 मोल के लिए लिखते हैं, तो ये हो जाएगा -1/5 डी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br नेगेटिव अपॉन dt इक्वल हो जाएगा। BrO3 नेगेटिव के रिस्पेक्ट में बताना है तो D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BrO3 नेगेटिव अपॉन dt, यहाँ पे 1 मोल है तो ये 1 मोल के लिए है, यहाँ पे 8 मोल है तो यहाँ पे हो जाएगा -1/8 D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव अपॉन dt। इसके रिस्पेक्ट में रेट बताना है, Br2 के रिस्पेक्ट में 3 मोल है तो प्लस 1/3 D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 अपॉन dt, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगा लो क्योंकि प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है। वाटर के रिस्पेक्ट में हम रेट नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता है, इस कारण इसके रिस्पेक्ट में हम रेट को डिटरमाइन नहीं कर सकते। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन आएगा, फॉर द रिएक्शन हाइड्रोजन प्लस आयोडीन गिव्स 2HI, द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन इज 1.0 into 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI विल बी। तो हाइड्रोजन का डिसअपीयरेंस रेट इतना है, HI का अपीयरेंस रेट जो है हमको बताना है। तो इस रिएक्शन के लिए एवरेज रेट जो है वो हम सबसे पहले लिख लेंगे, तो एवरेज रेट जो है वो इक्वल हो जाएगा, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में रेट लिखना है तो हाइड्रोजन तो 1 मोल है तो माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन डेल्टी इक्वल टू आयोडीन के रिस्पेक्ट में लिखना है तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडीन अपॉन टाइम टेकन इक्वल है HI के रिस्पेक्ट में लिखना है तो ये प्लस 1/2 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI अपॉन टाइम टेकन। अब हाइड्रोजन का डिसअपीयरेंस रेट जो है वो इतना है, तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा था, इतना कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो गया, तो इसकी जगह तो आएगा इतना, और हमें ये चाहिए है तो दोनों को हम क्या करा देते हैं, इक्वेट करा देते हैं, तो इक्वेट करा दिया। ये चाहिए है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है, और इसकी जगह हमें रखना है 1.0 into 10⁻⁴, तो बस 1.0 into 10⁻⁴ और ये 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 2 into 10⁻⁴, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI जो है वो इतना आ जाएगा। तो बस ऐसे हमारा HI का अपीयरेंस रेट जो है वो आ जाता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर द रिएक्शन एट 273 केल्विन NO गैस प्लस O3 गैस गिव्स NO2 गैस प्लस O2 गैस, it is observed that the pressure of NO gas falls from 700 mmHg to 500 mmHg in 250 seconds. Calculate the average rate of reaction in A है ATM सेकेंड इनवर्स, B है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो हमें इन यूनिट में जो है वो हमें रेट डिटरमाइन करना है। तो एवरेज रेट विथ रिस्पेक्ट टू NO, तो NO का प्रेशर जो है वो 700 mmHg से घटकर 500 mmHg हो गया और टाइम लगा हमको 250 सेकेंड।
तो एवरेज रेट विथ रिस्पेक्ट टू एनओ जो है वो हमारा आ जाएगा नेगेटिव चेंज इन प्रेशर ऑफ एनओ अपॉन टाइम टेकन। आपको बाकी सब्सटेंस के रिस्पेक्ट में रेट लिखना हो तो लिख लो, नहीं लिखना हो तो कोई दिक्कत नहीं। रेट कैसे लिखा जाता है आपके लिए, बाकी क्वेश्चन में तो हमारा काम इससे बन जाएगा। ठीक, तो ये हमारा एवरेज रेट हो गया विथ रिस्पेक्ट टू एनओ। तो चेंज इन प्रेशर ऑफ एनओ अपॉन टाइम टेकन, नेगेटिव साइन ज्यों का त्यों। चेंज इन प्रेशर मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल प्रेशर 700 था, फाइनल 500 था, तो 500 माइनस 700। तो चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल और ये हमारा टाइम है, तो ये 200 अपॉन 250 इतना आया। और प्रेशर जो है वो mmHg में था, तो mmHg पर सेकंड जो है ये हमारी यूनिट हो जाएगी। लेकिन हमें तो एटमॉस्फेयर पर सेकंड में बतानी है, तो ये जो प्रेशर है 200 इसको हम एटीएम में कन्वर्ट करेंगे। तो हमको पता है कि हमारा 1 एटीएम इक्वल होता है 760 mmHg। ठीक है ना, तो बस जो हमारा 200 mmHg था 760 से डिवाइड कर दिया, 250 ज्यों का त्यों है, तो एटमॉस्फेयर पर सेकंड जो है वो यूनिट हो जाएगी। सॉल्व करोगे तो 1.05 इंटू 10⁻³ एटमॉस्फेयर पर सेकंड जो है वो हमारा आंसर होगा। अब हमें कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में बताना है, जिसकी यूनिट मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स थी। तो एवरेज रेट क्या होगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। अब हमको प्रेशर में चेंज दिया है, कॉन्सेंट्रेशन में तो चेंज दिया ही नहीं है। तो प्रेशर को हम कॉन्सेंट्रेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो जो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन होती है पी भी इक्वल टू एन आर टी, तो प्रेशर इक्वल हो जाएगा एन अपॉन वी आर टी। एन अपॉन वी हमारा कॉन्सेंट्रेशन कहलाता है, तो इसकी जगह हम सी रखेंगे, तो पी इक्वल हो जाएगा सी आर टी। अब कॉन्सेंट्रेशन सी इक्वल हो जाएगा प्रेशर अपॉन आर टी। ठीक है ना, तो बस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन की जगह हम ये पी आर टी रखेंगे, मतलब चेंज इन प्रेशर अपॉन आर टी। तो बस एवरेज रेट इक्वल हो जाएगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। तो कॉन्सेंट्रेशन की जगह हमें डेल पी एन ओ अपॉन आर टी रखना है, टाइम की जगह टाइम ही रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रेशर में चेंज कितना हुआ था, प्रेशर 700 से 500 हो गया था, मतलब 200 प्रेशर जो है वो डिक्रीज हुआ था। ठीक है, तो 200 प्रेशर डिक्रीज हुआ अपॉन 760 करोगे, क्योंकि प्रेशर जो है वो mmHg में था, तो एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना तो 760 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये प्रेशर एटमॉस्फेयर में हो जाएगा। आर की जगह 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये उसकी यूनिट होती है। टेम्परेचर 273 केल्विन है और डेल्टा टी जो है वो 250 सेकेंड था। तो एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेयर कैंसिल कर दो, केल्विन इनवर्स से हमारा केल्विन कैंसिल हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 4.6 इंटू 10⁻⁵ यूनिट हो जाएगी। ये मोल इनवर्स ऊपर जाएगा तो मोल हो जाएगा, ये हमारा लीटर ऊपर जाएगा तो लीटर इनवर्स हो जाएगा, सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा, तो यूनिट हमारी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स हो जाएगी। तो ऐसे हमारा एवरेज रेट जो है वो आ जाएगा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स जो है वो होते हैं, हमारा पहला फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हमने रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दिया तो रिएक्शन रेट इंक्रीज हो जाएगा, अगर हमने कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। फिर सेकंड फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। तो हमारे पास एक रिएक्शन है, NO रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से तो NO2 बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से तो CO2 बन रहा है। ये रिएक्शन हमारी फास्ट है, ये रिएक्शन हमारी स्लो है। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच जो है बॉन्ड वो कैसा है, वो वीकर है। इस कारण ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन कैसी है, फास्ट है। जबकि कार्बन ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर है, इस कारण इसके साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन कैसी है, स्लो है। तो रिएक्टेंट का नेचर भी रेट को डिफाइन करता है। यहाँ पे रिएक्शन रेट कैसा होगा, ज़्यादा होगा, यहाँ पे रिएक्शन रेट कैसा होगा, कम होगा। फिर हमारा थर्ड फैक्टर है टेम्परेचर। तो रिएक्शन रेट जो है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो रिएक्शन रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। फिर इसके बाद हमारा थर्ड फैक्टर है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ कोलिजन मॉलिक्यूल्स के बढ़ जाएंगे, इसलिए रिएक्शन रेट भी बढ़ जाता है। ऐसा देखा गया है कि अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें तो उस रिएक्शन का रेट जो है वो डबल हो जाता है।
फिर इसके बाद हमारा फोर्थ फैक्टर है कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट जो है वो जनरली केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है। तो कैटलिस्ट का अगर हमने यूज किया तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। फिर आता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया भी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। तो ये हमारे 5 फैक्टर हैं जिनको लर्न करने की ट्रिक है। कार्टून नेटवर्क में सिंचैन आता है, टॉम एंड जेरी आता है और छोटा भीम आता है। तो सी मतलब हो गया कैटलिस्ट, एन मतलब हो गया नेचर ऑफ रिएक्टेंट, एस मतलब हो गया सरफेस एरिया, टी मतलब टेम्परेचर और इस सी का मतलब हो गया कॉन्सेंट्रेशन। इसके बाद हम रेट कांस्टेंट के को डिटरमाइन करेंगे। तो रेट कांस्टेंट के जो है वो हमारा रेट लॉ से आएगा। तो अभी तक हम रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो एक रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे थे। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 2 रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में मेजर करें तो उसे कैसे करना पड़ेगा। तो देखो जरा, जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर वाई। अब ये जो पावर एक्स है वो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ए के इक्वल हो सकता और नहीं भी हो सकता। जो हमारी पावर वाई है वो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बी के इक्वल हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तो रेट इक्वल हो जाएगा, प्रोपोर्शनल साइन रहोगे तो इक्वल आएगा, एक कांस्टेंट आएगा के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू दी पावर एक्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू दी पावर वाई। रेट जो है वो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, ये तो होता ही है। तो इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं इक्वल हो जाएगा के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई ज्यों का त्यों है। तो के जो है वो हमारा रेट कांस्टेंट कहलाता है। अगर हमारे रिएक्टेंट ए और बी दोनों के कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 1 मोल पर लीटर हो तो रेट जो है वो हमारे के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 1 की पावर एक्स का मतलब 1 ही होगा, 1 की पावर वाई का मतलब 1 ही होगा। तो रेट इक्वल हो जाएगा हमारा के। तो रेट जो है वो हमारा रेट कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। तो रेट लॉ की डेफिनेशन होती है रिएक्शन रेट इज गिवन इन टर्म मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स with each term raised to some power which may or may not be same as the stoichiometric coefficient of the species in a balanced chemical equation। तो हमारी ये जो केमिकल इक्वेशन थी इसके लिए हमने रेट लिखा था। तो रेट इक्वल हो जाएगा के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई, और x जो है वो हमारा स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ए के इक्वल हो सकता है, नहीं भी हो सकता। y जो है वो b के इक्वल हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ऐसे हमने इस रिएक्शन का रेट जो है वो लिख लिया। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है। यहाँ पे NO जो है वो 2 मोल है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो 2NO2 बन रहा है। तो यहाँ पे NO का कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर में है, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर में है, NO2 का कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर में है। तो एक्सपेरिमेंट 1 में हमने क्या किया, NO जो है वो 0.30 मोल पर लीटर लिया, ऑक्सीजन भी 0.30 मोल पर लीटर लिया। तो हमारा NO2 जो है वो बना है 0.096। एक्सपेरिमेंट 2 में हमने इसके रेट को डबल कर दिया, NO के रेट को डबल कर दिया, ऑक्सीजन का रेट एज इट इज रहा। तो NO2 हमारा 0.384 मोल पर लीटर बना। एक्सपेरिमेंट 3 में हमने NO का कॉन्सेंट्रेशन ज्यों का त्यों लिया, ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया, तो NO2 हमारा बना 0.192 मोल पर लीटर। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में हमने NO एंड ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर दिया, डबल कर दिया, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया। तो NO2 जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन 0.768 मोल पर लीटर हो गया। अब रेट निकालना है इस रिएक्शन का, तो रेट इक्वल टू हो जाएगा के NO की पावर x करोगे, ऑक्सीजन की पावर y करोगे। तो दोनों रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में जो है वो हमें रेट बतानी है। x जो है वो 2 के इक्वल हो सकता है, नहीं भी हो सकता। y जो है वो 1 के इक्वल हो सकता और नहीं भी हो सकता। अब ये जो हमने 4 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे उनसे हम x एंड y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम ये बता सकते हैं कि NO के रिस्पेक्ट में हमारा रेट जो है वो किस ऑर्डर का है और ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में हमारा रेट जो है वो किस ऑर्डर का है। ठीक है ना, तो करते हैं। तो रेट 1 हम पहला एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं। तो रेट इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन NO का 0.30 था कि पावर x करोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B मतलब ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन 0.30 था, y करोगे। ठीक है, फिर एक्सपेरिमेंट 2 ले लेते हैं इक्वल टू के
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO को हमने डबल कर दिया था तो 0.60 था की पावर x, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ज्यों का त्यों था पावर y। दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो R1/R2 इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/2 की पावर x और ये हमारा 1 होगा तो 1/1 की पावर y। अब रेट R1 एंड R2 वो हमारे होंगे, देखो यहाँ पे ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2, तो प्रोडक्ट तो हमारा एक ही बन रहा है। और रेट क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 इतना चेंज हो रहा है, ठीक है, यूनिट टाइम में। तो बस NO2 का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो रेट के इक्वल हो जाएगा। तो रिएक्शन 1 में रेट हमारा 0.096 होगा और सेकेंड में होगा 0.384। तो बस हमने वही लिखा है, और ये 1/2 की पावर x, तो ये हो जाएगा हमारा 1/4, ये 1/2 की पावर x, दोनों इक्वल है तो x इक्वल हो जाएगा हमारा 2। तो NO के रिस्पेक्ट में हमारा रिएक्शन जो है वो सेकेंड ऑर्डर की है। और फिर हम एक्सपेरिमेंट 1 और 3 को कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो रेट 1 ये 0.303 की पावर x, 0.303 की पावर y। ठीक है, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन इक्वल थे। रेट 3 जो हमारा थर्ड एक्सपेरिमेंट था, हमने NO का कॉन्सेंट्रेशन ज्यों का त्यों रखा, जो हमारा ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन में डबल कर दिया था। ठीक है ना, तो ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा ये 1/2 की पावर y। और ये एक्सपेरिमेंट 1 का रेट है और ये एक्सपेरिमेंट थर्ड का रेट है। ठीक है, तो ये आएगा हमारा 1/2, तो y इक्वल हो जाएगा हमारा 1। तो रेट जो है वो हमारा लिखा जाएगा k NO की पावर x O2 की पावर y। x जो है वो हमारे 2 के इक्वल है, y जो है 1 के इक्वल आया था। तो टोटल यहाँ पे 2 + 1 करोगे तो हो जाएगा 3। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो हमारी थर्ड हो जाएगी। अगर हम इंडिविजुअल रिएक्टेंट को देखें तो NO के रिस्पेक्ट में हमारी रिएक्शन जो है वो सेकंड ऑर्डर की होगी और ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में हमारी रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर की होगी। ओवरऑल ऑर्डर जो है वो कितना होगा, थर्ड होगा। तो ओवरऑल रिएक्शन जो है वो हमारी थर्ड ऑर्डर की हो जाएगी। अब रेट कांस्टेंट K जो है उसको देख के हम रिएक्शन के बारे में क्या क्या बता सकते हैं। तो पहली चीज, डिफरेंट रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट जो है वो उसकी वैल्यू अलग अलग आती है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। फिर इसके बाद हमारा सेकंड है, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट जो है वो फिक्स होता है। अगर हम टेम्परेचर को चेंज कर दें तो हमारा रेट कांस्टेंट K की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे जो हमारे रिएक्टेंट है उनका में कोलिजन बढ़ेगा तो प्रोडक्ट हमारे ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, टेम्परेचर अगर हमने कम कर दिया तो नंबर ऑफ कोलिजन कम हो जाएंगे, तो रिएक्शन का रेट जो है वो गिर जाएगा। रेट गिर गया तो रेट कांस्टेंट भी कम हो जाएगा। फिर अगर हम थर्ड करें तो रेट कांस्टेंट K जो है वो कॉन्सेंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट रहता है। ठीक है, तो जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे रेट कांस्टेंट K की वैल्यू जो है वो इंडिपेंडेंट रहती है। क्यों? क्योंकि रेट कांस्टेंट K जो है वो हमारा इक्वल होगा रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ाओगे तो रिएक्शन का रेट भी बढ़ जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन आपने रिएक्टेंट के बढ़ा दिए तो रेट भी बढ़ जाएगा, और रेट बढ़ गया और ये भी हमने बढ़ा दिया तो K जो है हमारा कैसा हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो K की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती है। फिर अगर K की वैल्यू किसी रिएक्शन में बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि वो रिएक्शन जो है बहुत फास्ट स्पीड से चल रही है। अगर किसी रिएक्शन के लिए K की वैल्यू बहुत कम आती है, इसका मतलब है कि वो रिएक्शन जो है बड़े स्लो रेट से चल रही है। तो रेट कांस्टेंट K की वैल्यू देख के हम रिएक्शन के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। फिर इसके बाद हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट को डिस्कस करेंगे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो हमारा क्या कहलाता है, तो देखो जरा, हमारे पास ये रिएक्शन है, उसका रेट जो है वो हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो x + y का जो सम है वो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है, जिसको कि हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो n जो है वो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। अगर x + y का सम जो है वो 0 आता है तो हमारी 0 ऑर्डर की रिएक्शन होगी। अगर x + y का सम जो है वो हमारा 1 आता है तो फर्स्ट ऑर्डर, x + y का सम हमारा 2 आता है तो सेकेंड ऑर्डर, x + y का सम 3 आता है तो थर्ड ऑर्डर। फिर हमारा रिएक्शन जो है वो फ्रैक्शनल ऑर्डर भी हो सकता है, और रिएक्शन जो है वो हमारी नेगेटिव ऑर्डर की भी रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, तो रिएक्शन का ऑर्डर जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है।
फिर आप सोच रहे होंगे कि किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर फ्रैक्शनल या फिर नेगेटिव कैसे हो सकता है। तो अगर हम ओवरऑल रिएक्शन ऑर्डर की बात करें तो वो कभी भी फ्रैक्शनल नहीं आएगा, ना कभी भी नेगेटिव आएगा। अगर कोई रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में चल रही है तो हो सकता है कि उसका एक आध स्टेप जो है वो उसका ऑर्डर फ्रैक्शनल आए या फिर नेगेटिव आए, लेकिन ओवरऑल रिएक्शन जो है वो कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, ना नेगेटिव हो सकती है। तो रेट कांस्टेंट के जो है वो रेट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई होता है। अब यहां से हम रेट कांस्टेंट के की यूनिट जो है वो डिटरमाइन करेंगे। तो के रेट की जगह हम लिख सकते हैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई। ठीक है, अगर ए और बी दोनों के कॉन्सेंट्रेशन हमारे कैसे हैं, इक्वल हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे बी जो है हमारे कॉन्सेंट्रेशन एक इक्वल है तो हम ए की पावर एक्स प्लस वाई कर देंगे। ठीक है, और ये हमारा रेट ज्यों का त्यों है। अब रेट जो है वो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर और टाइम की होती है सेकेंड। राइट, तो हम लिखेंगे मोल पर लीटर और टाइम सेकेंड है, और कॉन्सेंट्रेशन जो है वो होता है मोल पर लीटर। ठीक है, की पावर एन करोगे, क्योंकि एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होता है, एन के इक्वल होता है। तो के इक्वल हो जाएगा, ये मोल ज्यों का त्यों, लीटर इनवर्स ज्यों का त्यों, सेकेंड इनवर्स जो है वो ज्यों का त्यों। तो के जो है वो हमारा बनेगा मोल, ये मोल है, ये 1 माइनस एन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 है और ये माइनस एन है तो 1 माइनस एन कॉमन कर दिया। लीटर यहाँ पे -1 है और ये एन है तो लीटर जो है वो n-1 हो जाएगा। सेकेंड इनवर्स कर लो, तो बस एन जो है वो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। तो एन की वैल्यू अगर आपने 0 रखी तो 0 ऑर्डर, 1 रखी तो फर्स्ट ऑर्डर, 2 रखी तो सेकेंड ऑर्डर, 3 रखी तो थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी हमारी। तो बस ये हमारी एक टेबल है, मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यूनिट। ठीक है, और ये हमारा फॉर्मूला, कॉमन फॉर्मूला है। ठीक है, रेट कांस्टेंट के की यूनिट का। तो n इक्वल टू अगर आपने 0 रखा तो 0 ऑर्डर की रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे n की जगह 0 रखोगे तो मोल आएगा, n की जगह 0 रखोगे तो L इनवर्स हो जाएगा और सेकेंड इनवर्स यूं कहते हैं। फिर n इक्वल टू 1 रखा तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी, तो मोल 1, n की जगह 1 रखोगे तो हमारा ये 0 आएगा, तो मोल की पावर 0 मतलब 1 बचेगा। ठीक है, तो 1 आएगा। लीटर n 1 रखोगे और ये 1 माइनस करोगे तो 0 आएगा, तो लीटर की पावर 0 मतलब 1, तो क्या बचेगा, केवल सेकंड इनवर्स बचेगा, तो यूनिट सेकंड इनवर्स हो जाएगी। n इक्वल टू 2 रखोगे तो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे 2 रखोगे तो ये -1 बचेगा। ठीक है, तो मोल इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पे 2 रखोगे तो 1 बचेगा, तो लीटर हो जाएगा, और यहाँ पे सेकंड इनवर्स यूं कहते हैं। n इक्वल टू 3 रखोगे तो थर्ड ऑर्डर, तो 3 रखोगे तो मोल -2 हो जाएगा, लीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड इनवर्स यूं कहते हैं। तो ऐसे हम रेट कांस्टेंट के की यूनिट जो है वो इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल लेते हैं। इसके बाद हम रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी को डिस्कस करेंगे। तो हमको पता है कि हमारी जो केमिकल रिएक्शन होती है वो 2 टाइप की होती हैं। पहला टाइप है एलिमेंट्री रिएक्शन का, दूसरा टाइप है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का। तो एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन कहलाती है जो एक स्टेप में कंप्लीट होती है। तो ऐसी रिएक्शन जो एक स्टेप में कंप्लीट हो वो हमारी एलिमेंट्री रिएक्शन कहलाती है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो रिएक्शन कहलाती है जो कि मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट होती है, और हर स्टेप हमारा एक एलिमेंट्री रिएक्शन कहलाता है। तो अगर हमें एलिमेंट्री रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी बतानी है तो एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट हैं उन सारे रिएक्टेंट के मोल का सम जो है वो हमारा मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। जबकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जितने भी स्टेप हैं उनमें से वो स्टेप जहां पे रिएक्शन रेट सबसे स्लो होता है, तो उस रिएक्शन में रिएक्टेंट के जितने भी मोल हैं उन मोल का सम जो है वो हमारा मॉलिक्यूलरिटी कहलाता है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी हम डिटरमाइन करेंगे। तो एलिमेंट्री रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर हो सकती है, बायोमॉलिक्यूलर हो सकती है, ट्राइमॉलिक्यूलर हो सकती है। तो ये रिएक्शन हमारी यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। तो चूंकि ये रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो रही है और यहाँ पे 1 मोल रिएक्टेंट है तो मॉलिक्यूलरिटी हो गई 1। इस रिएक्शन में 2 मोल रिएक्टेंट है तो यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी हो गई 2। इस रिएक्शन में 3 मोल रिएक्टेंट है तो मॉलिक्यूलरिटी हो गई 3। फिर हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में देखते हैं। तो
हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 2 मोल हैं, आई नेगेटिव से रिएक्ट करता है अल्कलाइन मीडियम में, तो 2H2O बना और ऑक्सीजन बना। तो ये हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो ये 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है। स्टेप 1 में हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है आई नेगेटिव से रिएक्ट करेगा तो H2O बनेगा और IO नेगेटिव बनेगा। स्टेप 2 में H2O2 जो है वो IO नेगेटिव से रिएक्ट करेगा तो H2O बनेगा और I नेगेटिव प्लस O2 बनेगा। तो हमारी स्टेप 1 जो है वो स्लो रिएक्शन है और स्टेप 2 जो है वो एक फास्ट रिएक्शन है। तो ये जल्दी कंप्लीट हो जाती है और ये देर से कंप्लीट होती है। तो जो रिएक्शन स्लो होती है, जो स्टेप स्लो होता है, वही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है। तो ये हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो स्टेप स्लो होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है। तो यहाँ पे कितने मोल है? 2 मोल है रिएक्टेंट के। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी 2 और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी हो जाएगी? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 2 हो जाएगी। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हम ऑर्डर जो है वो तुरंत ही डिटरमाइन कर लेते हैं। तो जितनी मॉलिक्यूलरिटी होती है उतना ही रिएक्शन का ऑर्डर होता है। इसके बाद हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस देखेंगे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या कहलाता है? तो x प्लस वाई जो एक्सपोनेंट थे उसका सम जो है वो हमारा n के इक्वल था। तो n जो है वो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था। तो इट इज द सम ऑफ पावर रेज्ड ऑन कंसंट्रेशन टर्म इन द रेट एक्सप्रेशन। तो रेट एक्सप्रेशन में जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है उस पे जो पावर है उस पावर का सम जो है वो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। ठीक है। और पावर क्या थी हमारी? x एंड y थी। तो x प्लस y का सम जो है वो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। मॉलिक्यूलरिटी क्या कहलाती है? तो मॉलिक्यूलरिटी अगर हम एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए देखें तो एलिमेंट्री रिएक्शन में रिएक्टेंट के जितने भी मोल हैं वो मॉलिक्यूलरिटी के इक्वल होते हैं। अगर हमारी रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है तो रेट डिटरमाइनिंग सम जो है हमारा मॉलिक्यूलरिटी कहलाता है। फिर हम सेकंड डिफरेंस देखेंगे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो हमारा एक्सपेरिमेंटल वे में हम डिटरमाइन कर सकते हैं, जबकि मॉलिक्यूलरिटी जो है वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो ये तो हमारा थ्योरेटिकल बेस्ड है, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है। फिर इसके बाद थर्ड डिफरेंस है, जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो आपका होल नंबर एंड फ्रैक्शनल दोनों हो सकता है। मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा 0, 1, 2, 3, ठीक है, 1/2, 3/2 ये हो सकता है। मॉलिक्यूलरिटी जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकती, वो कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। फिर इसके बाद हमारा फोर्थ डिफरेंस है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हैव नेगेटिव वैल्यू। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो हमारी नेगेटिव हो सकती है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो यार ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव कैसे हो सकता है? तो ऐसा उन रिएक्शन में होता है जहां पे हम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो रिएक्शन रेट जो है वो डिक्रीज हो जाए। जनरली ऐसा होता है कि जब हम रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो रेट जो है वो इंक्रीज होता है, लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जहां पे हम रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो उनका रेट जो है वो डिक्रीज हो जाता है, और रेट डिक्रीज हो गया तो हमारा ऑर्डर जो है वो नेगेटिव हो गया। फिफ्थ डिफरेंस है, इट इज असाइंड फॉर ओवरऑल रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो ओवरऑल रिएक्शन में असाइन किया जाता है, जबकि मॉलिक्यूलरिटी जो है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में असाइन किया जाता है। इसके बाद हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ को डिस्कस करेंगे। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो है वो हमारा डिफरेंशियल रेट लॉ से आता है। तो जब हम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को इंटीग्रेटेड कर देते हैं तो हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बनता है। तो डिफरेंशियल रेट लॉ और इंटीग्रेटेड रेट लॉ में यही डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस होता है, डिफरेंशियल रेट लॉ प्रोवाइड एन एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन चेंज, while integrated rate law provide a equation of concentration versus time। तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को इंटीग्रेशन करने पे हमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ मिलता है, जो कि कॉन्सेंट्रेशन और टाइम में रिलेशन बताता है हमको। इसके बाद हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देखेंगे। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट है वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट होता है। रीजन ये है कि इसका रिएक्शन रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर ऑफ 0। अब 0 किसी की भी पावर हो, कॉन्सेंट्रेशन 1 ही होना है। तो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का रेट जो है वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे क्या होता है, डिपेंड नहीं करता। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन मीन्स दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू 0 पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स।
तो हमारी एक रिएक्शन है जहाँ पे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो इसके लिए हमें रेट लॉ बताना है। तो रेट जो है ये इक्वल होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है तो माइनस साइन आएगा, तो माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल। अब हमें रेट लॉ बताना है, तो रेट इक्वल हो जाएगा, ठीक है, रेट की जगह हम ये लिख सकते हैं, तो रेट इक्वल हो जाएगा के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर की पावर 0। आर की पावर 0 का मतलब होता है 1, ठीक है। तो रेट जो है वो हमारा के इक्वल होगा। रेट की जगह हम ये लिख सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इस रिएक्शन को हम क्या कर दें, नेगेटिव साइन इधर पहुंचा दें, डी टी हम यहां पहुंचा दें, तो हमारा डी आर जो है वो इक्वल हो जाएगा माइनस के डी टी के। अब इसको हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं दोनों साइड। तो इंटीग्रेशन जो है वो कर दिया दोनों तरफ, ये तो कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो इंटीग्रेशन जो है वो कर दिया दोनों तरफ। अब इंटीग्रेशन डी आर जो है ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन आर बनेगा, और इंटीग्रेशन डी टी जो है ये हमारा टी बनेगा, ठीक है, और एक कांस्टेंट आएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर इक्वल हो जाएगा माइनस के टी प्लस आई, ठीक है। आई जो है हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अगर टाइम जो है वो 0 है तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन आर जो है वो आर नॉट के इक्वल हो जाएगा, तो आर की जगह हम आर नॉट रखेंगे, ठीक है। तो आर की जगह हमें आर नॉट रखना है, तो आर नॉट इक्वल हो जाएगा माइनस के, टी की जगह हमें 0 रखना है, प्लस आई, तो ये पूरा हमारा 0 हो जाएगा। तो आई इक्वल हो जाएगा क्या, आर नॉट। तो जो हमारा कांस्टेंट है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है, वो किसके इक्वल हो गया, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल हो गया। तो जो हमारी इक्वेशन 1 थी, ये हमारी इक्वेशन जो है 1 है, इसको इक्वेशन 1 कर लो, ठीक है। इस इक्वेशन 1 में जो है वो हम आई की वैल्यू पुट करेंगे, तो आई की वैल्यू जो है वो हमें यहाँ पे पुट करनी है, तो कर देते हैं। तो आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई की जगह हमें आर नॉट रखना है, तो बस ये हो जाएगा हमारा के इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। तो ये हमारा चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हो गया, ये टाइम टेकन हो गया। तो रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है वो के इक्वल हो जाएगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, और यूनिट क्या हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर होती है, टाइम की होती है सेकेंड। तो रेट कांस्टेंट की एक यूनिट हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इसके बाद हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ देखेंगे। तो हमारा पहला ग्राफ जो है इस इक्वेशन के लिए है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो टाइम वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन आर के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखो जरा, जब टाइम हमारा 0 है तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ये है। जब हमने टाइम बढ़ाया तो कॉन्सेंट्रेशन जो है डिक्रीज हुआ, तो इतना हो गया डिक्रीज, और टाइम बढ़ाया तो कॉन्सेंट्रेशन और डिक्रीज होगा, और टाइम बढ़ाएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन और डिक्रीज होगा, और टाइम बढ़ाएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन और डिक्रीज होगा, राइट। अब हम इन लाइंस को जो है वो मिला देते हैं। ये हम लाइन को जो है वो मिला देते हैं। अब ये जो पॉइंट हैं इनको आप क्या कर दो, जोड़ दो। जब आप इन पॉइंट को जोड़ दोगे तो हमारी लाइन ऐसी आएगी, ठीक है। तो ये जो लाइन है हमारी कैसी आ रही है, स्ट्रेट लाइन आ रही है विथ नेगेटिव स्लोप, और स्लोप जो है वो कितना होगा, स्लोप जो है वो माइनस के इक्वल होगा। तो ये माइनस के जो है ये कांस्टेंट है, तो स्लोप जो है वो हमारा माइनस के इक्वल होगा। इसी प्रकार जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट है वो कॉन्सेंट्रेशन पे कैसा होता है, इंडिपेंडेंट होता है। अब कॉन्सेंट्रेशन आप कितना भी बढ़ाओ, रेट जो है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो रेट जो है वो कॉन्सेंट्रेशन के पैरेलल ही आता है। तो ये हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ हो गया। फिर हम जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ जो है डिटरमाइन करेंगे। तो रेट कांस्टेंट की इक्वल होता है आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। जब हाफ लाइफ है मतलब टी जो है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो जो हमारा रिएक्टेंट है कॉन्सेंट्रेशन वो भी क्या हो जाएगा, आर नॉट का आधा हो जाएगा, ठीक है। तो टी हाफ पे आर जो है वो क्या होता है, आर नॉट बाई 2 हो जाएगा। तो आर इक्वल टू आर नॉट बाई 2 जो है हम यहाँ पे रखेंगे, तो ये टी हाफ हो जाएगा। तो टी हाफ इक्वल टू के हम इधर ले जाएंगे, टी हाफ इधर आ जाएगा, तो आर नॉट माइनस आर नॉट बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो टी हाफ इक्वल हो जाएगा 1 बाई के आर नॉट बाय 2, ठीक है। ये हमारा क्या बचेगा, आर नॉट बचेगा, तो आर नॉट बाय 2 1 बाई के। फिर हम जीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो टी हाफ वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट।
तो ये हमारा कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का बढ़ा दें तो हमारा हाफ लाइफ भी जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा ग्राफ जो है वो आएगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो टी हाफ भी जो है वो बढ़ेगा, तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। और ये इसका स्लोप जो होगा वो किसके इक्वल होगा, तो देखो टी हाफ और आर नॉट के बीच ग्राफ खींच रहा है, तो स्लोप जो है वो 1/k इंटू 2 के इक्वल होगा, तो 1/2k के इक्वल हमारा स्लोप हो जाएगा, ठीक। और जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ जो है वो कॉन्सेंट्रेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो हाफ लाइफ भी बढ़ेगी। फिर जीरो ऑर्डर रिएक्शन को आप कैसे पहचानोगे, तो अगर कोई रिएक्शन सनलाइट में हो रही है तो वो हमारी जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होगी। जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन से HCl बना, तो ये सनलाइट में हो रही है, तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगर कोई रिएक्शन में कैटालिस्ट यूज किया जा रहा है तो वो हमारी जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होगी। फॉर एग्जाम्पल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस, तो अमोनिया का डिकम्पोजिशन जो है प्लेटिनम सरफेस पे हो रहा है, तो ये हमारी जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। HI जो है इसका डिकम्पोजिशन जो है वो गोल्ड सरफेस पे हो रहा है, ठीक है, तो ये भी हमारी कैसी होगी, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होगी। और जीरो ऑर्डर की रिएक्शन इसका हमें रेट लिखना है, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI की पावर 0, ठीक है, इसलिए तो ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। जब पावर 0 होगा तो रेट इक्वल हो जाएगा K HI की पावर 0। फिर हमारी क्वेश्चन नंबर 4 है, द रेट कांस्टेंट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इन A इज 0.0030 मोल लीटर इन पर सेकेंड इनवर्स। हाउ लॉन्ग विल इट फॉर द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू फॉल फ्रॉम 0.10 m टू 0.075 m। अगर यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन नहीं दिया होता तो आप कैसे पहचानते, तो जो हमारा रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट को देख के, तो ये यूनिट जो है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट है, तो जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट की यूनिट जो है वो क्या होती है, मोल लीटर इन पर सेकेंड इनवर्स। तो K की यूनिट देख के हम रिएक्शन का ऑर्डर पहचान लेते हैं, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे तो जीरो ऑर्डर लिखा हुआ है तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट इक्वल होता है K। तो रेट क्या कहलाता है हमारा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, तो K इक्वल हो जाएगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। तो कॉन्सेंट्रेशन 0.10 से घट के कितना हो गया, 0.075 हो गया, तो कॉन्सेंट्रेशन में चेंज, टाइम टेकन हमें ये तो निकालना है, और K की वैल्यू हमारी इतनी दी गई है 0.030, तो टाइम जो है वो हमारा आ जाएगा 8.33 सेकेंड। इसके बाद हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। तो जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन का रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसी एक रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 के। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, अ रिएक्शन इज सेड टू बी अ फर्स्ट ऑर्डर इफ इट्स रेट इज डिटरमाइंड बाय द चेंज ऑफ वन कॉन्सेंट्रेशन टर्म ओनली। तो ये हमारी रिएक्शन है, यहाँ पे रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन इसके लिए लिखेंगे। तो रेट इक्वल टू, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी है तो माइनस dr/dt लिखेंगे। तो रेट की जगह हम ये लिख सकते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R की पावर 1, तो माइनस dr/dt इक्वल हो जाएगा, प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे इक्वल आएगा, एक कांस्टेंट की रखा जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R। तो एक काम करते हैं, हम माइनस साइन इधर ले जाते हैं, dt को इधर ले जाते हैं, R को इधर नीचे ले आते हैं, तो dr/R ये इक्वल हो जाएगा माइनस K dt। अब दोनों साइड जो है वो हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन कर दिया दोनों साइड, ठीक है। K कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन होगा नहीं, ठीक। तो dr/R इसका इंटीग्रेशन जो है वो आता है हमारा ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R इक्वल टू माइनस K, क्यों कहते हो, ये T इधर आ जाएगा, एक कांस्टेंट आएगा, तो प्लस I एक कांस्टेंट आ गया, तो ये हमारी इक्वेशन जो है वो 1 बन गई। फिर अगर टाइम जो है वो 0 है तो R जो है वो R0 के इक्वल होगा, तो इक्वेशन 1 में हम T की जगह 0 रखेंगे और R की जगह R0 रखेंगे, तो ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R0 बनेगा इक्वल टू माइनस K इंटू T की जगह 0 रखना है प्लस I ज्यों कहते हैं, तो ये हमारा पूरा 0 हो जाएगा, तो I इक्वल हो जाएगा ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R0। अब I की जगह जो है इक्वेशन 1 में हम ln R0 रख देंगे, तो ln R ज्यों कहते हो, ये तो हमारी इक्वेशन 1 में था, इक्वल टू माइनस KT प्लस ln R0, ठीक है। तो I की जगह हम ln R0 रख देंगे, तो हम क्या करेंगे, इस KT को इधर ले आएंगे और इसको हम इधर ले जाएंगे, तो KT इक्वल हो जाएगा ln R0 माइनस ln R। फिर हम ln R0 माइनस ln R को लिख सकते हैं, तो ये लिखा जाएगा KT इक्वल टू ln R0 अपॉन R,
तो K इक्वल हो जाएगा, रेट कांस्टेंट K इक्वल हो जाएगा, ये T को हम इधर ले आएंगे तो 1/T ln R0 अपॉन R। ln जो है वो हमारा इक्वल होता है 2.303 log बेस 10। तो ln की जगह हम इतना रख सकते हैं, तो K इक्वल हो जाएगा 2.303 बाई T log टू द बेस 10 R0 अपॉन R। तो ये हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होता है R0, और R जो है वो हमारा रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो K जो है रेट कांस्टेंट इक्वल होगा 2.303 अपॉन T log टू द बेस 10। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन को a माइनस एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो x कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो हमारा a माइनस एक्स जो है वो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन है। तो ये हमारे फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का इक्वेशन होगा। अब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ देखेंगे, तो हमें ग्राफ जो है इस इक्वेशन के लिए बताना है। तो हम ग्राफ जो है ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ये हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है ln R0, ठीक है। तो टाइम जो है वो हमारा 0 है, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ये है। जब हमने थोड़ा सा टाइम बढ़ाया तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, और टाइम बढ़ाया तो कॉन्सेंट्रेशन और डिक्रीज हुआ, और टाइम बढ़ाया तो कॉन्सेंट्रेशन और डिक्रीज हुआ, और टाइम बढ़ाया तो कॉन्सेंट्रेशन और डिक्रीज हुआ। तो अब हम इनको मिला देते हैं। ठीक है, अब आप इन पॉइंट को जब आप मिलाओगे तो हमारा ग्राफ जो है वो ऐसा आएगा, ठीक है। तो हमारा ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन आता है विथ नेगेटिव स्लोप, राइट। तो नेगेटिव स्लोप जो है वो K के इक्वल होगा। फिर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे इस इक्वेशन के लिए, तो हमको टाइम वर्सेस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R0 अपॉन R के बीच ग्राफ प्लॉट करना है। तो ये और ये हमारा कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाओ तो 0 टाइम पे हमारा लॉग R0 अपॉन R 0 होगा, ठीक है। टाइम बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, टाइम बढ़ाओगे तो फिर से बढ़ेगा, टाइम बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, टाइम बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, ठीक है। तो अब हम इन पॉइंट्स को जो है वो मिला देते हैं। तो इन पॉइंट्स को आप मिला दोगे तो हमारा ग्राफ जो है वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा, राइट। और इसका जो स्लोप होगा वो कितना होगा, वो K बाय 2.303 के इक्वल होगा। तो जो हमारा कांस्टेंट होता है वो हमारा स्लोप बनता है, ठीक। तो ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कुछ एग्जांपल हैं। फिर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ जो है वो डिटरमिन करते हैं। तो हाफ लाइफ मतलब वो टाइम पीरियड होता है जहां पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आधा हो जाए। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए K जो है वो इक्वल होता है 2.303 अपॉन T लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R0 अपॉन R। तो अगर हम ये T आधा कर दें, मतलब T हाफ कर दें, तो R जो है वो R0 बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो T इक्वल टू अगर हमने T हाफ किया तो R जो है वो R0 बाई 2 हो जाएगा। तो हम कर देते हैं, तो K इक्वल टू 2.303, ये T हाफ कर दिया तो ये लॉग ये R0, तो R की जगह हम R0 बाई 2 रखेंगे, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो log 2 जो है बनेगा यहाँ पे, और ये ज्यों का त्यों रहेगा। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 होती है, ठीक है। इसको हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो T हाफ जो है, T हाफ को इधर ले जाओ, K को हम इधर ले आएंगे, तो T हाफ जो है इक्वल हो जाएगा 0.693 अपॉन K। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ जो है वो इस फॉर्मूले से हम डिटरमाइन करते हैं। इसके बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो हाफ लाइफ है वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट है, जितनी भी हमारी रेडियो एक्टिविटी रिएक्शन होती हैं वो सारी की सारी रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर की कहलाती हैं। तो रेडियो एक्टिव रिएक्शन चाहे नेचुरल वे में हो रही हो या फिर आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव रिएक्शन हो, वो सभी की सभी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट K की यूनिट जो है वो सेकंड इनवर्स होती है। फिर हमारी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या कहलाती है। तो एक्चुअली में जो हमारी सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होती है वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन की तरह बिहेव करती है, जिस कारण ऐसी सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन को हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। होता यहाँ पे ये है कि सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन में दो रिएक्टेंट होते हैं, जिनमें से एक रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो चेंज नहीं होता, और जब कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता तो वो रिएक्शन के ऑर्डर में काउंट नहीं किया जाएगा। तो जो हमारा केन शुगर है इसका हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो इसके हाइड्रोलिसिस पे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बनता है। तो यहाँ पे केन शुगर का तो
कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है, लेकिन वाटर के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नहीं आता। इस कारण ये रिएक्शन ऑर्डर में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, रिएक्शन रेट में ये लिखा नहीं जाएगा। तो इसलिए ये हमारी दिखने में तो सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन लग रही है, लेकिन है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। इस कारण इसको हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन होगी, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आर नॉट ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर बट सोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक अंडर सर्टेन कंडीशंस। तो इसका रेट जो है वो केवल केन शुगर के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा, तो इसको हम रेट में इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ भी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो एस्टर का चेंज होता है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता। तो एस्टर के हाइड्रोलिसिस से हमारा एसिड बनता है और एल्कोहल बनता है। तो रेट जो है वो केवल और केवल इथाइल एसीटेट या एस्टर के कॉन्सेंट्रेशन पे ही डिपेंड करता है। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन जो है वो दिखने में तो हमें सेकेंड ऑर्डर की लगती है, लेकिन वो होती एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर की है। इस कारण इसको हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन बोलते हैं। फिर एक और एग्जांपल है, जो हमारा एल्काइल हैलाइड है वो एक्वस NaOH या एक्वस अल्कली से रिएक्ट करेगा, तो अल्कोहल बनेगा और HCl बनेगा। तो NaOH की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नहीं आता, तो रेट जो है वो केवल RCl के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो रेट इक्वल लिखा जाएगा K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RCl। तो ये भी हमारी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो गई। तो ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले देखेंगे। तो हमारा पहला फार्मूला है, जितनी भी हमारी रेडियोएक्टिव रिएक्शन होती हैं वो फर्स्ट ऑर्डर की होती हैं। तो n हाफ लाइफ्स बाद कितना सब्सटेंस बचता है वो हम निकालते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है, तो सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ्स इक्वल होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस अपॉन 2 की पावर n, जहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स है। फिर सेकंड है, अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन जो है वो 75% जो है वो कंप्लीट हो जाती है, या 3/4 पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाती है, तो कितना टाइम जो है वो लगेगा। तो 75% कंप्लीशन में टाइम जो है वो लगेगा, जो हाफ लाइफ का डबल टाइम जो है वो लगेगा। अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन जो है वो 99.9% कंप्लीट हो जाती है, तो कितना टाइम लगेगा। तो इतना कंप्लीशन में टाइम जो है वो हाफ लाइफ का 10 टाइम्स जो है वो टाइम लगेगा। फिर हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव अ रेट कांस्टेंट K इक्वल टू 5.5 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स, फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। तो T हाफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है 0.693 अपॉन K। K की वैल्यू इतनी दी गई है तो हम रखेंगे, तो T हाफ हमारा आ जाएगा 1.26 इंटू 10⁻13 सेकेंड। 6 नंबर क्वेश्चन है, a first order reaction takes 40 minutes for 30% decomposition. Calculate T half for this reaction. Log 1.428 equal to 0.1548 गिवन है। तो देखो जरा, रिएक्शन जो है वो 30% जो है वो डिकम्पोज हो जाती है। ठीक है, हमें T हाफ जो है वो डिटरमाइन करना है। तो T हाफ का फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693 अपॉन K। तो T हाफ चाहिए तो इसके लिए हमें K चाहिए होगा, तो हम रिएक्शन कांस्टेंट जो है वो निकाल लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो ये इक्वल होता है 2.303 अपॉन T लॉग A अपॉन A माइनस एक्स। ठीक है, तो K हमें निकालना है 2.303 जो का तो टाइम 40 मिनट्स था, लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आप 100 लो क्योंकि 30% डिकम्पोज हो गया, तो बचेगा कितना 100 माइनस 30 तो 70 बचेगा। ठीक, तो ये जो का त्यों ये लॉग, ठीक है, और 100/70 आप करोगे तो ये आएगा आपका 1.428, और 1.428 का लॉग वैल्यू दिया था 0.1584 दिया था, मल्टीप्लाई करोगे तो K हमारा इतना आ जाएगा। ठीक है, तो T हाफ इक्वल कितना होता है 0.693 अपॉन K, तो K से हम डिवाइड कर देंगे इसको, तो T हाफ हमारा आ जाएगा 77.76 मिनट। फिर एक और क्वेश्चन है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 20 मिनट फॉर 25% डिकम्पोजिशन। कैलकुलेट टाइम व्हेन 75% ऑफ द रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड। तो 25% जब कंप्लीट होती है तो 20 मिनट लगता है, अगर 75% रिएक्शन कंप्लीट हुई तो कितना टाइम लगेगा। तो देखो जरा, टाइम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 2.303 अपॉन K लॉग A अपॉन A माइनस एक्स, 20 मिनट टाइम लग रहा है। 2.303 अपॉन K लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 ले लो, ठीक है, और 25% कंप्लीट हो गई, मतलब 100 माइनस 25 करोगे तो कितना बचेगा 75 बचेगा।
फिर 75% कंप्लीट हो रही तो टाइम बताना है, तो टाइम इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 100 अपॉन 100 माइनस 75, ठीक है, तो ये 25 बचेगा। तो ये हमारी दो इक्वेशन बन गई 1 एंड 2, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2.303 अपॉन के कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन बन गई 20/t, ठीक है, ये हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। ये log 100/75 और ये log 100/25 बचेगा, तो ये 4/3 और ये आपका 4 हो गया, ठीक। तो 20/t इक्वल टू, तो जो log 4/3 है उसको हम लिख सकते हैं log 4 माइनस log 3, ठीक है। log 4 ये जो कहते हैं, log 4 की वैल्यू जो है वो आपको दी गई थी, ठीक है, और log 3 की वैल्यू जो है वो भी आपको दी गई थी। तो log 4 की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई थी, वो हम क्वेश्चन में लिख नहीं पाए, लेकिन इतनी वैल्यू दी गई थी 0.60021, और log 3 की वैल्यू इतनी दी गई है 0.477, ठीक है। तो बस आप इसको लिखोगे तो टाइम जो है हमारा आ जाएगा 96.33। यू ऑल्सो लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।